नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के भूगोल की। दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट और ज्योग्राफी। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, इसके जो लैब असिस्टेंट है इसके दो पार्टों में एग्ज़ाम होती है। एक तो होती है साइंस वालों की और एक होती है ज्योग्राफी वालों की। तो ज्योग्राफी के लिए 66 टॉपिक है और उन 66 टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। रोज़ाना एक एक वीडियो लाके बहुत अच्छे तरीके से उनको गहराई से समझेंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 टॉपिकों को सम्मिलित करके एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन वीडियो। चारों टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 1 एक समकालिक विषय, टॉपिक 2 भूगोल की शाखाएँ, टॉपिक 3 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, टॉपिक 4 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि विगत एग्ज़ाम जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई थी ज्योग्राफी की, जो उसके अंदर पूछे गए थे क्वेश्चन। रिपीटेटिव क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को समकलित करके हम आज इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अंत तक बने रहना वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हम चारों टॉपिकों के 4 भाग पढ़ेंगे। भाग नंबर 1 मतलब टॉपिक नंबर 1 है एक समकालिक विषय, शाखाएँ एवं महत्व। इसके हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस वीडियो से 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि जो ये 4 टॉपिक है शुरू के, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है। अक्सर जो आरएसएस भी है इन टॉपिक से ज़्यादा सवाल उठाने की कोशिश करता है। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है जियो और ग्राफस का शाब्दिक अर्थ क्या है? जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफस का अर्थ है वर्णन करना। अगला क्वेश्चन है भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किन्हें जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। ये भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल। अगला क्वेश्चन है संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? विडाल डिला ब्लास। संभववाद की विचारधारा, जो संभववाद विचारधारा है उसके प्रवर्तक थे विडाल डिला ब्लास। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निश्चयवाद विचारधारा का प्रबल समर्थन किसने किया था? रैटजेल और एलेन चर्चिल सैंपल ने। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण, घनत्व और प्रवास का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में होता है? जनसंख्या भूगोल में। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया था? कार्ल रिटर ने। प्रादेशिक भूगोल का जो विकास है प्रागैतिहासिक भूगोल है का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया था? कार्ल रिटर ने किया था प्रादेशिक भूगोल का विकास। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल का उपागम किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन है मानचित्र बनाने के विज्ञान व कला को क्या कहा जाता है? मानचित्र कला। अगला क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं कौन सी है? कृषि, औद्योगिक, पर्यटन और व्यापार और परिवहन भूगोल। अगला क्वेश्चन है भूगोल में द्वैतवाद का मुख्य बिंदु क्या है? भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल है। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रिफिथ टेलर ने। अगला क्वेश्चन है मृदा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, प्रकार और वितरण का। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक
रैटजेल को माना जाता है राजनीतिक भूगोल का जनक। अगला क्वेश्चन है, भू आकृतिक विज्ञान का संबंध किससे है? भू आकृतियों और उनके विकास के अध्ययन से है भू आकृतिक विज्ञान का संबंध। अगला क्वेश्चन है, समुद्र विज्ञान भूगोल की किस मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है? भौतिक भूगोल के अंदर आता है समुद्र विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जीव भूगोल का संबंध किन दो विषयों के संक्रमण क्षेत्र से हैं? भूगोल और जीव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोगेग्राफी ये किससे संबंधित है? तो इसके लेखक है फ्रेडरिक रैटजेल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल में अंतरिक्ष और भौगोलिक आंकड़ों के लिए किस तकनीक का प्रयोग सर्वाधिक होता है? भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है। और एक इसके साथ में है जीपीएस, मतलब जीआईएस और जीआईएस का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जिसे हम बोलते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र। अगला क्वेश्चन है, भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, यह कथन किसका है? अल्फ्रेड हेटनर का। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, यह कथन है अल्फ्रेड हेटनर का। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौगोलिक परिघटनाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा भूगोल में क्या पढ़ा जाता है? बीमारियों का भौगोलिक वितरण और स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूगोल का संबंध किससे है? मानव समाज की संस्कृति, धर्म, भाषा और रीति रिवाजों के क्षेत्रीय अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग तकनीक भूगोल की किस शाखा से का हिस्सा है? प्रादेशिक भूगोल या भौगोलिक तकनीक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन है, बस्ती भूगोल सेटलमेंट जियोग्राफी में मुख्य रूप से क्या पढ़ा जाता है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का विकास और प्रकार पढ़े जाते हैं सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान का सीधा संबंध भूगोल की किस शाखा से है? जलवायु विज्ञान से। तो मेटेरोलॉजी का जो संबंध है वो क्लाइमेटोलॉजी से है। अगला भाग है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके हम पढ़ेंगे 31 से 65 तक टोटल और टॉप 35 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे इस भाग के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रस्तुत की थी इमैनुअल कांट ने। निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है वो है इमैनुअल कांट। अगला क्वेश्चन है, गणितज्ञ लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस वर्ष किया था? प्रस्तुत तो किसने की थी? इमैनुअल कांट ने। और इसमें जो संशोधन किया था वो 1796 में किसने किया था? गणितज्ञ लाप्लास ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी? चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों टॉपिक अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ लेते हैं, तो आपको आराम से 10 या 15 क्वेश्चन, अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो आराम से आपको इन चारों टॉपिक से मिल जाएंगे, क्योंकि इन चारों टॉपिक में सिद्धांत और उनसे संबंधित व्यक्ति और जो खोज करता है, आविष्कार करता है, उनके नाम और उनकी तिथि और किसकी उन्होंने खोज की थी वो दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ बन जाते हैं। इसलिए अगर आरएसएस भी पेपर का लेवल टफ रखती है तो इन चारों टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन उठाने की पूरी संभावना है। तो ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी? चैम्बरलिन और मोल्टन ने। एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं। जो गणितज्ञ लाप्लास था, इसने क्या किया था? निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया था। कब? 1796 में। अगर निहारिका परिकल्पना की बात करी है किसने प्रस्तुत की थी, तो सर्वप्रथम ये प्रस्तुत की थी इमैनुअल कांट ने। प्रस्तुत किसने की? इमैनुअल कांट ने। और इसमें संशोधन किसने किया? लाप्लास, जो कि गणितज्ञ था। और कब किया? 1796 में। ग्रहाणु परिकल्पना है ये किसने दी थी? मतलब निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट, और ग्रहाणु परिकल्पना ये दी थी चैम्बरलिन और मोल्टन ने। कब? 1905 में। आगे और भी परिकल्पना है।
अगला क्वेश्चन है ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है, मतलब कि ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी? जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरीज ने। तो निहारिका तो हो गई इमैनुअल कांट, ग्रहणु हो गई चैम्बरलिन और मोल्टन, और ज्वारीय हो गई जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरीज। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ये बिग बैंग हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आज से लगभग सैकड़ों की संख्या में ये रिपीटेटिव हुआ है ये क्वेश्चन अनेक एग्जाम में। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य। बात करें आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत तो बिग बैंग है, लेकिन इस बिग बैंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था 1927 में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटिव हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने के प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? एडविन हम्बल ने। कब? 1920 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने का प्रमाण किसने दिया था सबसे पहले? एडविन हब्बल ने। कब? 1920 में। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 और एनसीईआरटी में कई जगह इसे 13.8 अरब वर्ष पूर्व भी मानते हैं। कब हुई थी बिग बैंग की घटना? ये हुई थी आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है तारों का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? निहारिका में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संघनन से। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का कथन हमारे सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? निहारिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में ग्रहों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4.6 अरब पूर्व। अगर बात करें बिग बैंग की जो सिद्धांत है बिग बैंग की घटना है वो कब हुई थी? बिग बैंग की घटना हुई थी लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, और हमारे सौरमंडल में ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो जब ग्रहों का निर्माण हुआ तब ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था, मतलब लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति हो जाएगा, शनि, अरुण और वरुण। मतलब कि जो आंतरिक है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तो कौन से हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह। और जो बच रहे हैं 8 में से वो हो जाएंगे बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है जोवियन शब्द का क्या अर्थ है? जोवियन शब्द का अर्थ है बृहस्पति के समान गैसों से बने विशाल ग्रह। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? चट्टानों और भारी धातुओं से। पार्थिव मतलब पत्थर, तो पत्थर के समान ग्रह है मतलब पार्थिव ग्रह हैं, उसका निर्माण हुआ था चट्टानों और भारी धातुओं से। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है? मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड जिसे बोलते हैं थिया के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का निर्माण आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है? 4.44 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल के विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है? 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल से गैसों को उड़ाने में किसने मदद की? सौर पवन ने। पृथ्वी के वायुमंडल से गैसों को उड़ाने में मदद की थी सौर पवन ने। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा पृथ्वी के अंदर से गैसों और जलवाष्प के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैस उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई थी?
2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व। बात करें अगर बिग बैंग, जो बिग बैंग है उसकी संरचना मतलब उसका जो घटना हुई थी उसकी कब हुई थी, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ग्रहों का निर्माण कब हुआ, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। चंद्रमा का निर्माण कब हुआ, आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। अगर बात करें पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, आज से लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो पृथ्वी का निर्माण तो हुआ था 4.6 अरब वर्ष पूर्व, और इस पे जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3.8 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन किस रूप में प्रकट हुआ था। एक कोशिकीय जीव, जिसे नील हरित शैवाल के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किस प्रक्रिया द्वारा बढ़ी। महासागरों में पादपों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई, आज से लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ। यह अत्यंत नूतन युग में हुआ था। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ था भूवैज्ञानिक युग में, जिसे हम बोलते हैं अत्यंत नूतन युग या होलोसीन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है। खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में लगभग कितनी दूरी होती है। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में देखें तो ये हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। ये हो जाएगा लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था H.N. रसेल ने। अभी पढ़ा था हमने कि जो द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था, वो H.N. रसेल ने दिया। अगला क्वेश्चन है, हॉयल और लिटिलटन का संबंध किस सिद्धांत से है। तो ये सुपरनोवा सिद्धांत से इसका संबंध है। हॉयल और लिटिलटन का संबंध किससे है, सुपरनोवा सिद्धांत। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक कालक्रम की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। इयोन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हम किस भूवैज्ञानिक काल या युग में जी रहे हैं। तो जो हम इस टाइम पे जिस युग या काल में जी रहे हैं उस काल या युग का नाम है होलोसीन युग। अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इससे संबंधित क्वेश्चन 66 से 100 तक क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का संबंध प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। ज्वालामुखी उद्गार और गहरी खदानें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र से किया जाता है। सिस्मोग्राफ से किया जाता है। और एक और यंत्र होता है उसे बोलते हैं हम रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। उद्गम केंद्र या फोकस, हाइपोसेंटर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है। अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है भूकंपीय तरंगे। एक तो होती है भूगर्भिक तरंग और दूसरी होती है धरातलीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक तरंगे कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। एक तो पी तरंगे होती है और एक एस तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र होती है। ये हो जाएगा और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती है तो ये पी तरंग हो जाएगी। जो पी तरंग होती है जिसे हम प्राथमिक तरंग बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन है, पी तरंगे किस प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है पी तरंगे। ये बहुत ज़्यादा तीव्र और विनाशकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, एस तरंगे द्वितीयक तरंगे केवल जिस माध्यम से गुजर सकती हैं
वो कौन सा माध्यम हो जाएगा? केवल ठोस माध्यम से ऐस तरंगे, जिसे द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के समान कौन सी भूकंपीय तरंगे व्यवहार करती है? तो ये पी तरंगे हो जाएंगी, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इसलिए ये तीनों माध्यम से गुजर जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है, जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान कौन सी भूकंपीय तरंगे व्यवहार करती है? एस तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे होती है एस, और अनुदैर्घ्य होती है पी तरंग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने पर कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो ये हो जाएगा धरातलीय तरंगे होती हैं। अगर दोनों में से बात करें तो पी हो जाएगा, और अगर विनाशकारी तरंगों की बात करें सबसे ज़्यादा विनाशकारी, तो ये एल वाव्स या लव वाव्स जो तरंगे होती हैं सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भारी और पतली ठोस परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय भूपर्पटी का औसत मोटाई कितनी है? तो भूपर्पटी है महाद्वीपीय, उसकी औसत मोटाई है लगभग 30 किलोमीटर। कितनी? लगभग 30 किलोमीटर। अगर बात करें विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूएसए। यूएसए में एक कुआं है जो कि लगभग 13 किलोमीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? लगभग 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों और तत्वों से हुआ है? तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टानों से। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम SaIl की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों और तत्वों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम SiMe मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और एक था ऊपर ग्रेनाइट चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? भूपर्पटी कौन सी है? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय का हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों से, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम था। और महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा अलगाव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोहरोविसिक असंबंधता। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा जिसे अलगाव कहते हैं को क्या कहते हैं? मोहरोविसिक असंबंधता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा लगभग 83% कौन सी परत घेरती है? मेटल। कौन सी? सबसे बड़ी परत कौन सी हो जाएगी? मेटल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मेटल के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या है? दुर्बलता मंडल। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में पृथ्वी के कौन से भाग शामिल होते हैं? भूपर्पटी और ऊपरी मेटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है। इसकी मोटाई लगभग 10 से 200 किलोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, मेटल और क्रोड के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग और क्या कहते हैं इसे? मेटल और क्रोड के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबंधता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। अगला क्वेश्चन है, बाह्य क्रोड किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है बाह्य क्रोड। और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? क्रोड। और बाह्य क्रोड किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक क्रोड किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है? अत्यंतिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में पाया जाता है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड जो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है वो तो क्या है? क्रोड। और क्रोड कौन कौन से हैं? बाह्य और आंतरिक। बाह्य क्रोड की बात करें तो ये भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। आंतरिक क्रोड की बात करें तो ये भौतिक अवस्था में पाया जाता है और अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से किन भारी तत्वों से बना होता है? निकेल और लोहा से बना होता है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? बाह्य कोर में मौजूद तरल लोहे के सहवन के कारण, जिसे हम बोलते हैं डायनेमो प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, सतह से पृथ्वी के केंद्र तक गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ता है, गहराई के साथ वृद्धि की दर अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी की घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डेंसिटी जो घनत्व है उसमें लगातार वृद्धि होती है। अगर हम धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाए तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब धरातल से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? ये हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दोस्तों, ये थे आज के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने जानने वाले पहचानने वाले दोस्त भाई बहनों के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। वीडियो बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। रोज़ाना अलग अलग टॉपिक पे बात होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।